अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाले पास्ट पेपर की इतलात मिलती रहें और आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकें। आज के दिन हम बात करने वाले हैं EST का पास्ट पेपर 2024, साथ में सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 50 MCQs होते हैं और एक सवाल जो होता है वो 2 नंबर का MCQs होता है। इंग्लिश ग्रामर के 20% सवाल यानी 10 सवाल होंगे। पक स्टडी 20% 10 सवाल होंगे। मैथ 20% 10 MCQs होंगे। जर्नल साइंस भी आपके पास है 20%, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। और प्रोफेशनल पेडागॉजी जो है वो भी 20% है, उसके पास आपके 10 सवाल होंगे, टोटली 100 होंगे। बात की जाए ऐड की तो ये है ऐड जो एडवर्टाइजमेंट आई है 2025 में। अगर आप ये देखना चाहें तो मैं चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस ऐड को देख सकते हैं और रिप्लाई का तरीका भी जान सकते हैं। अब चलते हैं पास्ट पेपर 2024 की तरफ। अगर पहली बात की जाए तो वो कहता है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये मेरे ख्याल में ठीक है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के 10 सवाल होंगे। फर्स्ट ऑफ पहला अगर आप लोग वो देख लें MCQs, तो कहता है एंटोनियम ऑफ इनविंसिबल का एंटोनियम जो था वो वर्नरेबल था। बी करेक्ट था। सिनोनियम ऑफ रिकॉन्साइल, सिनोनियम कहते हैं उलट को, एंटोनियम कहते हैं मुतरादिफ को। इसका था इंटीग्रेट, टुकड़ों में तकसीम करना, टुकड़े करना। द एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, यानी एमर्ज एयर ऑफ थिन एयर का मतलब था क्या मतलब था, तो इसका मतलब था सडनली अपीयर, अचानक ज़ाहिर होना। ठीक है, नेक्स्ट पे सडनली अपीयर, अचानक ज़ाहिर होना। नेक्स्ट थर्ड कहता है कि इट वाज रेनिंग हेवली यस्टरडे नाइट, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो दे डैश आउट, दे डिड नॉट गो आउट, यहाँ पे आएगा डिड नॉट, ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट पे अब चलते हैं। इफ़ शी डैश हार्ड शी हैड पास द एग्ज़ाम, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करेगी तो वो क्या होगी, एग्ज़ाम को पास कर लेगी। इफ़ शी वो हैड वर्कड आता था, सी पार्ट इसका क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देता है पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री विद द एजेंडा प्रेजेंटेड, एजेंडा जो प्रेजेंट किया गया, मंशूर जो बताया गया, तो उसके साथ जो सारे लोग थे वो एग्री नहीं थे, तो इसमें ए ऑप्शन आता था विद, राजी नहीं थे, एग्री कहते हैं राजी नहीं थे, विद वाला ऑप्शन ठीक था, ए ऑप्शन। द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, इसका था इंसलीमेंट वेदर, ये जो बारिश नुमा या बादल नुमा जो मौसम बन जाता है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग बताने थे। जो अपॉर्चुनिटी का मतलब बताना था और वो डी वाला करेक्ट था, OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब होता है मौका। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, कर लेते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 कर लिया है हमने, 9 थोड़ा सा। व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, आगे जो कहता है जुमला दिया गया है इसमें कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है। जुमला क्या है, शी वांटेड टू गो स्विमिंग, वो बाहर जाना चाहता था, बट ये है कंजक्शन। इट वाज रेनिंग, लेकिन क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। बट जो है ये हमारे पास कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ए वाला ऑप्शन ठीक था। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फॉर ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा वेयर वर यू गो, आप कहाँ थे। तो इसको इनडायरेक्ट में जब तब्दील किया गया तो सी ऑप्शन ठीक था। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जर्नल साइंस, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जनरल साइंस के भी 10 सवाल होंगे, एक MCQs के 2 नंबर होंगे। द रिमेन और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पास्ट आर नेचुरल नेम्ड एज फोसिल्स, इसको कहते हैं फोसिल्स कहते हैं। ये जो हमारे पास फोसिल्स फ्यूल्स होते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, एवरेज डिस्टेंस अर्थ और मून, ज़मीन और चांद के दरमियान जो हमारे पास तकरीबन एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर का है, 384,400 किलोमीटर। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन चाइना एंड मंगोलिया, गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया में पाया जाता है, यानी कुछ मंगोलिया में कुछ है। फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट वैसे वाटर का अगर डिग्री में देखा जाए तो 32 है, और डिग्री में 0 है,
फ़ारेनहाइट में 32 है। विच कैन बी मेयर्ड बाई एन ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, फासला तो डिस्टेंस है, प्रेशर जो है उसके लिए अपना है, एक्सेलरेशन के लिए और चीज़ है। वेव कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस जो होती हैं जिनमें तकरीबन वेव यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर वेव जो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स हो जाती हैं। ये रात की जो अंधारी रात को देखने के लिए यूज़ होता है, या दूरबीन स्कोप्स वगैरह नाइट को यूज़ करते हैं लोग, तो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड इज़ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स भी कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल जो था इनमें से लीड, लिथियम, मरकरी और सिल्वर में से जो लाइटेस्ट मेटल था वो लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 18 में था ये लिथियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा वो था कि एल्गोरिथम इज़ यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था। नेम ऑफ सेकेंड रोबोट विच वॉज डिवेलप्ड इन 1956 फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ लर्निंग एंड इंटरएक्टिंग विद इन्वायरमेंट। सेकेंड रोबोट का नेम बताना है जो 1956 में बनाया गया था इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट, शेकी, उसका नाम था शेकी रोबोट 1956। अब वो शेकी रोबोट की आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो 1956 है। पाक स्टडी पे आ जाते हैं। फेमस इलाहाबाद सेशन वाज एडजस्ट बाय अल्लामा इकबाल इन, अल्लामा इकबाल खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल का मशहूर है जो 1930 में उन्होंने डिलीवर किया था। आम कॉमन सवाल है 9th की बुक से। When was the 18th amendment bill was passed by नेशनल असेंबली, नेशनल कौमी असम्बली में 18वीं जो बिल की तरमीम है वो कब की गई, तो वो 18वीं तरमीम की गई है 15 अप्रैल 2010 में। ठीक है, 18वीं तरमीम 15 अप्रैल 2010 में की गई। हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल कौमी असम्बली आफ्टर 2024 के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का जो स्पीकर थे वो असद कैसर थे, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई में असद कैसर ही रहे हैं। द लोअर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, लोअर रेजोल्यूशन के जो सदारत की थी वो मौलवी फजल हक ने की थी, मीनार पाकिस्तान में की थी। उस वक्त मीनार पाकिस्तान में जो अभी पार्क है मिंटो पार्क आते थे। एनिसेंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, वो यूनेस्को की तरफ से वो किला जिसको कदीम किला यानी तहजीबी किला मुंतखब किया गया है वो सिंध में रानी फोर्ट किला है। रानी फोर्ट सिंध के इलाके में किला है, ऑप्शन ए ठीक था। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ 100 सीट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सेनेट में कितनी सीट्स होती हैं, ये 100 हैं, कुछ बुक्स में 96 भी लिखा होता है, बहरहाल लेटेस्ट में 100 आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1947 में ही यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया था। 1947 में जैसे ही बना था पाकिस्तान डायरेक्टली 1947 में मेंबर बन गया था। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन, नया पाकिस्तान का जो नक्शा था सियासी नक्शा था वो कब पेश किया गया, वो 4 अगस्त 2020 को दिया गया। करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो सेमी प्रोविंशनल स्टेटस है, यानी सेमी गवर्नमेंट है, इसको गवर्नमेंट प्रोविंशियल नहीं कह सकते। लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़े वगैरह को बार, तो वो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा है। टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा जो है वो फैसलाबाद में पाई जाती है। जनरल मैथमेटिक का क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, ये भी 10 होंगे। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई एक चीज़ कॉमन ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होगा, जाहिर सी बात है एक जैसी चीज़ नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कोई फाई इसको कहते हैं, खाली सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट होगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएबल वाई फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, अगर डेविएशन की मीन से डिफरेंस मालूम किया जाए, सम किया जाए उनकी वेरिएबल्स का, तो ऑलवेज हमारे पास 0 से लेंगे। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, अब प्राइम नंबर्स पहले 5 प्राइम नंबर्स की एवरेज क्या थी। प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिन पे सिर्फ 1 वाला टेबल जाए और ख़ुद अपना टेबल, जैसे कि 5 है, 5 पे 1 वाला टेबल जाता है और अपना टेबल और कोई टेबल नहीं जाता। अब 2 वाले को देख लें, ये प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 6 और 9 को नहीं कह सकते क्योंकि उस पर ज़्यादा टेबल जाते हैं, तो इसकी एवरेज आ रही थी 5.6। सिंपलीफाई द 2 की पावर 3 and 3 पावर 2, 2 पावर 3 8 आता है, 3 पावर 2 9 आता है, तो 8 ज़रब 9 72 आता है।
साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 3, 4, 5. इफ द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड? वो कहता है कि एक ट्राइंगल्स की 3 साइड हैं, 3, 4, 5 रेशो में है और उसका पेरीमीटर 24 है, तो आप सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो कौन सी आएगी? तो उसका आंसर आता था हमारे पास 10। लॉन्गेस्ट साइड जो थी हमारे पास, सबसे बड़ी साइड थी, वो 10 आ रहा है। पेरीमीटर का फार्मूला लगा के मालूम करेंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर 0, 0.4, 10.5 एंड 5? इनके एवरेज कैसे मालूम करते हैं? जितने नंबर दिए गए हैं उनको जमा करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, टोटल कितने नंबर हैं। तो आंसर इसका B4 था। यानी अगर 5 नंबर हैं तो 5 डिवाइडेड बाई उनका जो जमा आया है वो। तो द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। रेंज जो थी वो हमेशा 0 और 1 के दरमियानी होती है। इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट -5 एंड 0 देन इट लाइज, अगर जाहिर सी बात है x -5 है और y 0 है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा और x एक्सेस पे होगा, क्योंकि y हमारे पास 0 है, वर्टिकल एक्सेस है, पहले x होता है बाद में y होता है, तो x की वैल्यू दी गई, y की 0 है, तो ये हमारे पास x एक्सेस पे लाई कर रहा है। इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, अगर a जो है वो b का 20% है तो इनमें से कौन सा जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा? तो ये था 2.5a के बराबर आ रहा था अगर आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन मैथ का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द एरिया ऑफ सर्कल इन द टर्म ऑफ सी इट्स सर्कमफेरेंस टर्म ऑफ सी में अगर हम मालूम करें सेंटर ऑफ सर्कल को तो c डिवाइडेड बाई 4 आता है। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं पेडागोजी की तरफ। पेडागोजी के भी 10 सवाल होंगे, एक MCQ उसके 2 नंबर है। कहता है कि विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फेसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शंस एंड प्ले इन लर्निंग? तो ये कौन सी थ्योरी थी? तो ये थी सोशो कल्चरल लर्निंग बाय लीवी योगस्टे। ये लास्ट वाला डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा था, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज द स्टूडेंट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन ड्रा कंक्लूजन। वो स्ट्रेटजी जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन जमा करने, मालूमात इकट्ठे करने और नतीजे पर पहुंचने में मदद करती है, वो थी हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। के जब तक हम इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक मालूमात नहीं होंगी तो नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स आर, वो क्या था? वो था स्टैंडर्ड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन बी था कि नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास स्टैंडर्ड्स ही होता है, SLO लर्निंग बेस्ड जो हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पे 44 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 44 पे के थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। विच क्लास रूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डाइविंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट द डिवाइडिंग टास्क? वो कहता है कि कौन सी स्ट्रेटजी है जो बच्चों को, जाहिर सी बात है, ग्रुप में तकसीम करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। बच्चों को ग्रुप में तकसीम किया जाता है और फिर उन्हें सिखाया जाता है, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? उसका प्राइमरी ये था कि टू क्रिएट द पॉजिटिव कनेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, के अच्छा मिलजुल के अगर काम करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। Which type of assessment provide ongoing feedback to improve student learning? तो ये हमारे पास थी कौन सी थी? ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, हमारे पास हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट बी। Which model of learning combines in a person instruction with online or digital components? कौन सी जो है हमारे पास पर्सनल ऑनलाइन मॉडल जो है वो हमारे पास है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो था हमारे पास, या इसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। 48 कहता है कि विच पेडागॉजिकल अप्रोच इम्प्लाइज द डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्किल? तो ये सोशो इमोशनल लर्निंग SEL, क्वेश्चन ए ठीक था। व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल के पीछे जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो कौन सा है? तो वह है लेक्चर डिलीवर्ड इन द क्लास एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एट होम। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट इंगेज द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड देम टू